संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सदस्यता अभियान शुरू किए हैं। 14 अप्रैल को हम अपनी बात आपको बताएंगे कि हम बाएं जा रहे हैं कि दाहिने जा रहे हैं। तो खूब जब पासवान जी जीवित थे तो प्रसिद्ध था पासवान जी का होली भी। देश में 2 ही जगह का होली प्रसिद्ध था, बिहार में लालू जी का होली और दिल्ली में पासवान जी का होली था। कुर्ताफार होली हुआ करता था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए, मेरे परिवार का दुर्भाग्य कहिए कि जब से पासवान जी हमारे छोटे भाई की मृत्यु हुई उसके बाद से हम लोग होली का पर्व मनाना बंद कर दिए। फिर से शुरू कर दीजिए। अब समय देखा जाएगा, लेकिन अभी 2005 के पहले कर कारखाना बिहार में नहीं था। आपने कहाँ लगाया? कौन सा कारखाना आपने बनाया? कौन इंडस्ट्री खोला? आपको बताइएगा ना, जनता को बताइएगा कि आपने बिहार के विकास के लिए क्या किया। और बिहार में जो कुछ भी आप विकास देख रहे हैं, चाहे रोड हो, जो भी तरह का विकास है, पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, ये सब भारत सरकार के बजट का पुनरावृत्ति हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मतलब आपके कहने का मतलब हुआ कि भाजपा का मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा। आप जैसे आपको दिल्ली में हुआ, ये तीनों जगह में मुख्यमंत्री कौन होगा किसी को पता नहीं था। और तीनों जगह नए मुख्यमंत्री जो नया लोग था उसका नाम आया। नीतीश जी के बेटे के भी राजनीति में आने की बातें हो रही है। निशांत कुमार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, काफी अच्छे ढंग से पिताजी की तारीफ कर रहे हैं और फिर से आने की बातें कर रहे हैं। देखिए ये तो अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। पढ़ा लिखा नौजवान है। सवाल करेंगे सर, चिराग पासवान जी से जुड़ा हुआ, क्या भविष्य में हम लोग देखेंगे कि साथ मिलकर आप लोग फिर से आएंगे और फिर से चुनावी सभा रैली और चुनाव लड़ेंगे? इसको लेकर देखिए, इसकी गलती है, नहीं गलती, इस बात को मैं दोहराने नहीं जाऊँगा। और मैं बार बार मंच से कहता हूँ कि रहीमन फाटे बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को तो मथे न माखने। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अभी हैं हमारे साथ भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। बिहार की राजनीतिक संदर्भ में अभी हम कुछ बात करेंगे, उनकी पार्टी का क्या कुछ अभी स्टैंड है और साथ ही अभी खूब दौरा कर रहे हैं बिहार का, और भी बहुत कुछ बातें हैं उसको लेकर। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं, साथ ही विधान सभा और विधान परिषद में बजट सत्र को लेकर भी खूब हंगामा हुआ है। नीतीश कुमार के बोल चाल पर भी खूब टोका टिप्पणी हो रही है। उन सभी बातों को अभी हम जानेंगे, समझेंगे। वरिष्ठ नेता हैं पशुपति पारस जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। और अभी होली का मौसम चल रहा है, पूरा सब जगह होली खेला की बधाई हमारे तरफ से व्यक्तिगत रूप से भी, और हम अपने दल की ओर से भी पूरे देशवासियों और खास करके बिहार के जो हमारे लोग हैं, बिहार वासियों को मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, खुशहाल रहे, भविष्य में बिहार की उन्नति हो, तरक्की हो और बिहार के लोगों को अमन चैन मिले। जी, होली खेलते हैं आप या नहीं? नहीं, पहले तो मैं होली खूब खेलता था, खूब। जब पासवान जी जीवित थे तो प्रसिद्ध था पासवान जी का होली भी। देश में 2 ही जगह का होली प्रसिद्ध था, बिहार में लालू जी का होली और दिल्ली में पासवान जी का होली था। कुर्ताफार होली हुआ करता था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कहिए, मेरे परिवार का दुर्भाग्य कहिए कि जब से पासवान जी हमारे छोटे भाई की मृत्यु हुई उसके बाद से हम लोग होली का पर्व मनाना बंद कर दिए। फिर से शुरू कर दीजिए। अब समय देखा जाएगा, लेकिन अभी वो उल्लास मन में नहीं है, उमंग नहीं है जो पहले उमंग हुआ करता था। याद आ जाती है तो याद तो देखिए, खून का रिश्ता बहुत गाढ़ा होता है। याद आने के बाद थोड़ा सा वो उल्लास में कमी हो जाती है। भाई के बिछड़ने का गम है। हाँ, पूरा थोड़ा नहीं, पूरा गम है। हम लोग तीनों भाई, पूरा बिहार के लोग जानते थे कि राम लक्ष्मण और भरत की जोड़ी है और हमारे तीनों भाई में कभी न मनभेद हुआ न मतभेद हुआ और आराम से जिंदगी कट गया। और मेरा ये दुर्भाग्य है, भतीजे से ही थोड़ा सा मतभेद हो गया। भाई और बड़े भाई दोनों मुझको छोड़ के चले गए। अब मैं अकेले पड़ गया, मेरे साथ में कोई है नहीं, तो इसलिए थोड़ी परेशानी तो है। तो अब हम बात करेंगे, अभी बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ है, बहुत बड़ा बजट बताया जा रहा है बिहार के लिए, ऐतिहासिक और भी बहुत कुछ। इसको कैसे देखते हैं? 3,17,000 ये चुनावी बजट। अब वो नीतीश कुमार जी, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो तकरीबन 20 वर्षों से बिहार में सत्तासीन है। 20 वर्ष एक बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 20 वर्ष पहले बिहार जहाँ था
आज भी वही है, कहीं उसमें कोई उन्नति कोई तरक्की नहीं हुआ। एक भी कल कारखाना बिहार में नहीं लगा। बगल में छोटा स्टेट है झारखंड, जो पहले बिहार का ही अंग था। आज देखिए कि झारखंड के लोग काफ़ी खुशहाल हैं। तो नीतीश जी, बंगाल नीतीश जी कहते हैं बार बार कि 2005 के पहले कुछ नहीं था बिहार में, हमने किया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, विकास को लेकर बहुत सारी बात। ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हुई कि 2005 के पहले कर कारखाना बिहार में नहीं था। आपने कहाँ लगाया? कौन सा कारखाना आपने बनाया? कौन इंडस्ट्री खोला? आपको बताइएगा ना, जनता को बताइएगा कि आपने बिहार के विकास के लिए क्या किया। और बिहार में जो कुछ भी आप विकास देख रहे हैं, चाहे रोड हो, जो भी तरह का विकास है, पुल हो, पुलिया हो, रोड हो, ये सब भारत सरकार के बजट का देन है। इसमें मुझको नहीं लगता है कि बिहार सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। ये भारत सरकार की भूमिका है। और जिस समय में 2005 के पहले जो बजट हुआ करता था वो करोड़ों में हुआ करता था। 24,000 करोड़। हाँ, आज लाखों में हो रहा है। तो दोनों में फर्क है। मेन चीज़ जो है कि आपने बिहार के विकास के लिए क्या किया। आपका शिक्षा व्यवस्था चौपट है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार किया। परसों की घटना है कि नालंदा जिला में घोसी प्रखंड है, चंडी प्रखंड है, और वहाँ एक वृद्ध महिला को पैर में कांटी ठोक दिया गया और प्रशासन के लोग मुख दर्शक बन के देखते रह गए। यही लॉ एंड ऑर्डर है क्या? जहाँ मुख्यमंत्री का गृह जिला हो, मुख्यमंत्री का कर्म स्थान हो, जन्म स्थान हो, जब वहाँ की ये स्थिति है, कहावत है देहात में कि चिराग तले अंधेरा। जब मुख्यमंत्री अपने जिला में लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं तो पूरे बिहार में क्या करेंगे? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप ही ईमानदारी से बोलिए कि आप सचिवालय में जाते हो, एक भी फाइल बिना पैरवी का आगे नहीं बढ़ता, बिना पैरवी पैसा का नहीं बढ़ता। महिलाओं के साथ में बलात्कार की घटनाएं रोज हो रही है, उसकी हत्याएं हो रही है, खास करके दलित महिलाओं के साथ। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये बजट खटारा बजट है और नीतीश जी के नवरत्न जो हैं वह वहाँ पे ये कंट्रोल कर रहे हैं और इतनी अनियमितता आया। मेरा कहना ये है कि ये 100% चुनावी बजट है। आज नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रहेंगे, तो फिर जो नई सरकार बनेगी वो अपने ढंग से नया बजट लागू करेगा। तो ये जनता को लुभाने के लिए, जनता को प्रभावित करने के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं जनता को आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं बजट पेश करके कि हम किसान के लिए कर रहे हैं, इतना लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, इतना बेरोजगारी। 20 वर्षों में आप नौकरी क्यों नहीं दिए? 20 वर्ष का अवधि तो 2 दशक होता है। 20 वर्ष में आपने किसी नौजवान लड़का को आपने नौकरी नहीं दिया, वो नौजवान लड़का आत्महत्या कर लिया। बहुत सारे लोग अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में मजदूरी करने चला गया। बिहार के नौजवान की यह स्थिति है कि BA पास MA पास लड़का आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में जाकर के मजदूरी के काम करता है, जिसको रोजी रोटी नहीं मिलता है। उसकी शादी हो जाती है, बाल बच्चा हो जाता है, वो घर से परेशान होता है। तो ये बिहार की स्थिति है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। खाद बीज का कीमत देखते हुए दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है। अब कहिएगा महंगाई भारत सरकार का है, तो केंद्र में और बिहार सरकार तो आपकी है। डबल इंजन की सरकार आप लोगों ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार है, तो फिर उसको कौन देखेगा? अच्छा, नीतीश जी एक बात बोल रहे थे कि महिलाएं 2005 के बाद अच्छे कपड़ा पहनना शुरू किए हैं। फिर राबड़ी देवी से इसी बात पर हो रहा था विधान परिषद में, वो बोल दिए इसका पति पे चोरी किया और जेल पूरा एकदम। ये तो बड़ी हास्यास्पद बात हुई। आपने देखा होगा कि आज से 3 माह पहले इसी बजट में, इसी विधानसभा के सत्र में नीतीश जी ने बिहार के महिलाओं के संबंध में क्या कहा था। बहुत आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था, चाहे वो जाने में करे या अनजाने में करे। तो बिहार के लोगों को तो ये दिमाग में बैठ गया कि नीतीश जी मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। यदि मानसिक रूप से स्वस्थ रहते तो महिलाओं के संबंध में इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। राबड़ी देवी को भी इसको हाँ, उसमें मैडम वो तो बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनके संबंध में खास करके बोलना नहीं चाहिए। MLC कौन ठाकुर है, उनके खिलाफ में भी बोलते रहे हैं। उर्मिला ठाकुर जी हमारे बेगूसराय जिला के रहने वाली है, तेज तरार महिला है, उनसे भी उनको नोकझोंक हुआ।
तो बिहार मिला जुला करके बिहार के बोले कि उधर क्या करते हो, वो सब सम्मान किया है, हम ही सभी कुछ किए हैं पूरा। मैंने आपको कहा कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है। पर जदयू के लोग ये बात नहीं मानते हैं कि नीतीश जी का स्वास्थ्य कैसा है, नहीं है, इसको लेकर क्या देखिए देश में वोट की राजनीति और जदयू के लोग काहे मानने जाएगा। जदयू के लोगों को तो फायदा है कि नीतीश जी यदि अब 5 गो अफसर और 5 गो पॉलिटिशियन मिलकर बिहार को चला रहा है, ये सब लोग जानते हैं। क्या उनका जांच होना चाहिए, स्वास्थ्य रिपोर्ट कुछ जारी होना चाहिए बिहार? नहीं नहीं, ये सब तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव आने वाला चुनाव है, ये एक बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा पर्व है। पर्व जो होता है वो धर्म के आधार पर होता है। हिंदू का पर्व अलग होता है, मुसलमान का अलग होता है, क्रिश्चियन का अलग होता है, ईसाई का अलग होता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो सबके लिए एक ही पर्व है। सबको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सबको एक ही वोट देने का अधिकार है। और ये पर्व है, और ये पर्व और सब पर्व प्रत्येक साल आता है। छठ है, होली है, दिवाली है, साल में एक बार आता है। ये 5 वर्ष पर आता है। इसलिए बिहार की जनता से मैं अपील करूंगा कि इस बार जो परिवर्तन का युग है, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, परिवर्तन का युग है। इस परिवर्तन के युग में आप निश्चित रूप से बदल दीजिए सरकार, नई सरकार को बनाइए, पुरानी सरकार को बदल। भाजपा वाले बोल रहे हैं पारस जी कि ये नीतीश जी हमारे नेता रहेंगे। कई लोग कभी कभी इधर उधर बोलते हैं, मगर 25 में अंततः नीतीश जी को नेता मान रहे हैं। तो क्या इसको समझा जाए, इसको क्या कहेगा? आप महाराष्ट्र की स्थिति देखे थे ना? हाँ, बदल दिए तो महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति बिहार में भी होगा, यहाँ भी होगा, 100% होगा। भाजपा अंदर तैयार किए हुए हैं, एकदम 100% होगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की पुनरावृत्ति बिहार में भी होगा, जैसे हरियाणा में पुनरावृत्ति हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। मतलब आपके कहने का मतलब हुआ कि भाजपा का मुख्यमंत्री यहाँ बनेगा। आप जैसे आपको दिल्ली में हुआ, ये तीनों जगह में मुख्यमंत्री कौन होगा किसी को पता नहीं था। अब तीनों जगह नए मुख्यमंत्री, जो नया नया लोग था उसका नाम आया। इवन कि मध्य प्रदेश में भी वही हुआ। कोई सोचा नहीं था, कोई सोचा भी नहीं था, लेकिन ये जगह हुआ। तो भाजपा इंटरनल अपना काम कर रही है, और जब भी चुनाव होगा, यदि भाजपा को बहुमत मिलेगा, उससे संभावना नहीं है बहुमत मिलने का, क्योंकि उतनी सीटें पे वो लड़बे नहीं करेगी। हाँ, 122 इसलिए मैं कह रहा हूँ संभावना नहीं है। यदि मान लीजिए 100 सीट रिजल्ट पक्ष में हो जाए, अनहोनी चीज हो जाए, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को दोबारा वो बिहार का मुख्यमंत्री वो लोग नहीं मानेंगे। भाजपा अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगी। मतलब अंदर खाने से ये बात। हाँ, 100%। अच्छा, नीतीश जी के बेटे के भी राजनीति में आने की बातें हो रही है। निशांत कुमार मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, काफी अच्छे ढंग से पिताजी की तारीफ कर रहे हैं और फिर से आने की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये तो अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है। पढ़ा लिखा नौजवान है, इंजीनियरिंग में पढ़ा था, और कभी राजनीति में वो अपने पिता के काम में कहीं हस्तक्षेप नहीं किया। तो यदि वो राजनीति में आना चाहते हैं और लोग लाना चाहते हैं, तो इसमें मुझको खुशी होगी कि नया नया नौजवान आवे, बिहार को नया संदेश दे बिहार के लोगों को। 25 में तेजस्वी यादव को कैसे देखते हैं आप? क्या है? देखिए, ये तो आपको समय बताएगा। अभी डायरेक्ट गठबंधन में दो गठबंधन है बिहार में। एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन है। और तेजस्वी यादव नए हैं, होनहार नौजवान है। आपने देखा होगा कि 17 महीना जो तेजस्वी यादव का जो कार्यकलाप हुआ, 17 महीना के शासनकाल में जो डिप्टी सीएम, वो बहुत ही सराहनीय हुआ। और जितने भी बेरोजगार लोग थे उन लोगों को नौकरी देना और बहुत सस्ता का काम उन्होंने किया है, अपनी छाप बिहार के लोगों के दिल पर छोड़ा है। तो निश्चित रूप से एक होनहार नौजवान को बिहार का गद्दी मिलना चाहिए। एक सवाल है, आपके भी बेटा राजनीति में आ रहे हैं, 25 में विधानसभा लड़वाने वाले हैं, आप ये खबर आ रही है। देखिए, वो लड़का विदेश से पढ़ के आया है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से पढ़ा लिखा है, अच्छा नौजवान लड़का है। उसकी इच्छा नहीं है कि हम राजनीति में आवें, लेकिन लोगों का प्रेशर है। हमारा जो गिरिडीह जिला है, हमारा जो जन्म स्थान है, जहाँ से हम 7 बार MLA रहे, वहाँ के लोगों की इच्छा है कि वो राजनीति में आवे। लेकिन हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। हम अपने पार्टी में कोई भी फैसला करेंगे
तो सामूहिक डिसीजन से होगा। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, नेशनल सिक्योरिटी की बैठक होगी, और उसमें सामूहिक रूप से जो डिसीजन होगा, ये सामूहिक रूप से होगा कि यशराज पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए तो लड़ाया जाएगा। अभी हम लोग देखते हैं पारस जी की एनडीए और इंडिया अलायंस, दो अलायंस है, उसमें पारस जी अभी किधर भी सेट होता हुआ नहीं दिख रहे हैं, या अकेले ही एकला चलो के राह पर जिद बनाए हुए हैं, या कुछ समझौता नहीं करना चाहते हैं, या समझौता नहीं हुआ है। देखिए, क्या ये समझ नहीं पा रहे उस तरह की कोई बात नहीं है जी हमारी पार्टी का। आज से 3 महीना पहले इसी जगह बैठक हुई थी। जी हमारे दल का फैसला हुआ कि सबसे पहले हम अपने कमी को पूरा करें, हम्म, और सबसे पहले हम संगठन को मजबूत करें। इसीलिए तय हुआ कि हम बिहार में 38 जिला में हम पार्टी का जिला सम्मेलन करेंगे, और विधानसभा क्षेत्रवार जिला सम्मेलन हम लोग कर भी रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे दल के साथ साथ हमारा एक सामाजिक संगठन है दलित सेना। दलित सेना हमारी पार्टी की रीढ़ है, और उसी पर हम लोग का ये कार्यकलाप चलता है। पासवान जी का बनाया हुआ दलित सेना है। तो सबसे पहले हम लोग का ये तय हुआ कि 38 जिला में घूम के हम सर्वे करें कि हम किस स्थिति में हैं, हमारे प्रति लोगों का झुकाव क्या है, हमारे प्रति लोगों का विश्वास क्या है नहीं है, और कौन सा हमारा उम्मीदवार है जो जिताऊ उम्मीदवार है। और दो चीज़ है, हम ऐसे उम्मीदवार को इस बार टिकट देंगे जो हमारा उम्मीदवार जिताऊ भी हो और टिकाऊ भी हो, बिकाऊ नहीं हो, जिताऊ हो और टिकाऊ हो। और इंटरनल हमारे पार्टी की तरफ से हम लोगों ने सर्वे शुरू करवा दिया है, और 14 अप्रैल को हम बापू सभागार में एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं पटना के मैदान में, और उसमें हम अपने पार्टी के का जो फैसला है, पार्टी का जो घोषणा पत्र है, हम उसको सार्वजनिक करें। अभी आप लोगों ने एनडीए छोड़ दिया है कि या नहीं, इसको लेकर भी मैंने कहा कि अभी हम बिहार की जनता के साथ हैं, अभी हम किसी गठबंधन में नहीं हैं। हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सदस्यता अभियान शुरू किए हैं। 14 अप्रैल को हम अपनी बात आपको बताएंगे कि हम बाएं जा रहे हैं कि दाहिने जा रहे हैं। 14 अप्रैल को क्लियर करेंगे। चलिए, तो ये बातें कर रहे थे हम अभी पशुपति पारस जी से। एक आखिरी सवाल करेंगे सर, चिराग पासवान जी से जुड़ा हुआ है, क्या भविष्य में हम लोग देखेंगे कि साथ मिलकर आप लोग फिर से आएंगे और फिर से चुनावी सभा रैली और चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर? देखिए, ये पूरे बिहार के लोगों को इस बात की जानकारी है कि हम 3 भाई थे, और तीनों भाई में राम, लक्ष्मण और भरत की जोड़ी आप लोगों ने सुना होगा। तो राम, लक्ष्मण और भरत की जोड़ी हम लोग तीनों भाई थे। हमारे पिताजी कबीर पंथ के अच्छे संत थे, जानकार लोग थे, और छोटे मोटे किसान थे। वहाँ से उन्हीं के द्वारा दिया गया शिक्षा के बदौलत हम तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए। भारत सरकार के पासवान जी मंत्री हुए, मैं भी मंत्री हुआ। तो हमारे तीनों भाई में जो मित्रता थी, आपस में जो था, वो आज नहीं रहा। वो पुरानी बात को भूल जाइए, और परिस्थिति क्या है नहीं है, किसकी गलती है नहीं गलती, उस बात को मैं दोहराने नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना बात आप जान लीजिए कि हमारे दोनों भाई के स्वर्गवास होने के बाद हमारी पार्टी और हमारा परिवार दोनों बिखर गया। आखिर उसके पीछे कौन सी मजबूरी है? ये समय आएगा, बिहार की जनता को एहसास होगा कि इसमें दोषी कौन है। और मैं बार बार मन से कहता हूँ कि रहीमन फाटे बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को तो मथे न माखन हो। जब दूध फट जाता है तो उसको कितना मथिएगा तो मक्खन नहीं होगा। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जब दल टूटता है तो दल जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता। बहुत बड़ी बात है। हाँ, इससे आप अर्थ लगा लीजिए कि भविष्य की रणनीति और राजनीति क्या होगी। एक बात और है, भाजपा ने आपको 5 सांसद रहते हुए एक भी टिकट नहीं दी, इसको लेकर मलाल तो होगा ही, क्या कहेंगे भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी? इसके पीछे बहुत बड़ा मलाल है, और मैं तो ये कहूँगा कि क्योंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी थी,
और हमने बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से, भारत सरकार में जब मैं मंत्री बना तो मैं बहुत निष्ठा और ईमानदारी से मैं देश की सेवा किया। और एनडीए गठबंधन में भी जो नेताओं की सोच था उनके अनुरूप मैंने काम किया। लेकिन कहाँ और किस परिस्थिति में मेरे साथ में अन्याय हुआ, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हमारी पार्टी दलित की पार्टी थी, इसलिए दलित के साथ है, न्याय नहीं है। कोई मलाल 24 लोकसभा चुनाव लड़ते तो कुछ और होता, पार्टी संगठन में बातें होते रहती है, बड़े बड़े नेता हैं आपके पार्टी में, सूरजभान सिंह हों और भी हों, 24 लोकसभा लड़ना चाहिए था क्या? देखिए, मैंने तो आपसे कहा ना कि लीग से हट करने के बाद तो थोड़ी दिक्कत होती है। 24 लोकसभा में इसलिए चुनाव नहीं लड़ा कि देश की पुकार थी, नरेंद्र मोदी, देश चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए मैं व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए और देश के हित के लिए मैंने और हमारी पार्टी ने त्याग किया और एनडीए गठबंधन के लोगों को हम लोगों ने चुनाव में साथ दिया। हम लोग देखेंगे भाजपा के साथ 25 विधानसभा में आपको कुछ सीटें अगर देकर भाजपा बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस, तो भविष्य की बात है, वो तो संभव नहीं है, अब तो संभव नहीं, मेरे हिसाब से संभव नहीं है। तो चलिए, हमने कई बातें की अभी पशुपति पारस जी से, जो इस देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अभी हम इतना ही कहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि आपने वक्त दिया, और झकास भारत पर बने रहिए, झकास भारत देखते रहिए। हम लगातार खबरें लाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, और भी खबरें लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।